नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। इस बार के तिब्बत टीवी के संवाद कार्यक्रम में हम दर्शकों को प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी के साथ भारत चीन संबंध और तिब्बत की आज़ादी तथा तिब्बती संघर्ष में लगातार सक्रिय तिब्बत समर्थक संगठन भारत तिब्बत सहयोग मंच की भूमिका पर चर्चा करेंगे। प्रोफेसर कुलदीप जी परम पावन दलाई लामा जी और तिब्बत आंदोलन के लंबे समय से समर्थक रहे हैं। वर्तमान में प्रोफेसर अग्निहोत्री जी हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति, भारत तिब्बत सहयोग मंच के संस्थापक सदस्य तथा संरक्षक भी हैं। वह पिछले 3 दशकों से अधिक समय से शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। पूर्व में कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के उप सह संयोजक और कई सामाजिक आंदोलन के नेतृत्व भी कर रहे हैं। प्रोफेसर कुलदीप जी, आपको तिब्बत टीवी के संवाद कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले हमारे दर्शक आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप परम पावन दलाई लामा जी और तिब्बत मुद्दा से कैसे परिचित हुए, तिब्बत के प्रश्न को लेकर आपको किन किन लोगों का प्रेरणा मिली है? देखिए, 2 बातें हैं कि तिब्बत के इशू को लेकर, तिब्बत के प्रश्न को लेकर मेरा संपर्क कैसे आया और परम पावन दलाई लामा जी के संपर्क में, जब उनके समर्थन में मैं कैसे आया। मोटे तौर पर शिक्षा जगत से जुड़े होने के कारण, अकादमिक जीवन से जुड़े होने के कारण तिब्बत की क्या स्थिति है इससे मैं पूर्व में परिचित ही था। तिब्बत को लेकर जो चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया है और चीन ने उसको हड़प कर लिया है और उस समय भारत सरकार तिब्बत की बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकी। ये सारा इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द हिस्ट्री। तो मैं सोशल साइंसेस का भी स्टूडेंट हूँ, तो हिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते मेरे ध्यान में ही था कि तिब्बत के साथ ऐसा हुआ है। और 59 में जब चीन ने लगभग तिब्बत पर पूरी तरह ही कब्जा कर लिया तो परम पावन दलाई लामा जी को भारत आना पड़ा और उनके साथ उनके अनेक अनुयायी भी भारत में आए। तो भारत सरकार ने शुरू में तो उन पर प्रतिबंध ही लगाया कि आप तिब्बत को लेकर उस प्रकार की गतिविधियां नहीं कर सकते। लेकिन 62 में जिस वक्त चीन ने तिब्बत तो क्या हिंदुस्तान पर ही हमला कर दिया, तो भारत सरकार की भी आंखें खुली और उनको भी लगा कि तिब्बत के साथ जो चीन ने किया है, तो आज तिब्बत के साथ किया है, आज इंडिया के साथ शुरू हो गया है, तो चीन के इरादे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो तिब्बत को लेकर एक नई रणनीति बनी, तिब्बत को लेकर एक नई सोच बनी। मैं उन सब चीज़ों से वाबस्ता था, लेकिन तिब्बत को लेकर कोई सक्रिय भूमिका, जो आपका प्रश्न जैसे मुझे लगता है कि जो उससे जुड़ा हुआ है, कि मैं तिब्बत के प्रश्न को लेकर अकादमिशियन के अतिरिक्त एक एक्टिविस्ट के नाते कैसे उसके संपर्क में आया। मेरे ध्यान में है कि हिमाचल प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जहाँ धर्मशाला में ही एक तिब्बत को लेकर सेमिनार का आयोजन किया था। उन दिनों महेंद्र पांडे संगठन मंत्री थे, तो परम पावन दलाई लामा जी भी उसमें आए थे और उसमें एक अमेरिका के बड़े प्रसिद्ध फिल्मकार हैं रिचर्ड गेरे, वो भी उसमें उन्होंने शिरकत की थी और बहुत से लोग थे। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेमकर धूमल थे उन दिनों, उन्होंने उसमें शिरकत की थी और बहुत ही एक प्रकार से आप समझिए कि शिद्दत से तिब्बत का मैं उसका कोऑर्डिनेटर था उस सेमिनार का। और उस सेमिनार के बाद फिर हमें लगा कि तिब्बत को लेकर कोई सक्रियता होनी चाहिए, क्योंकि नई युवा पीढ़ी जो थी, पुराने लोग तो तिब्बत के इशू को जानते थे और चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया उसको भी जानते थे, लेकिन जो नई पीढ़ी थी वो धीरे धीरे इस प्रश्न से कट रही थी। और नई पीढ़ी क्या, जो नीति निर्धारक थे, उनके दिमाग से भी शायद तिब्बत का प्रश्न धीरे धीरे ओझल होता जा रहा था। तो उन दिनों श्री इंद्रेश कुमार जी जहाँ जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में सक्रिय थे, तो उनको ये लगा कि ऐसा एक संगठन खड़ा करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे भी इसमें जोड़ा। तो 5 मई को आज का ही दिन था कि ये मैटर ऑफ चांस है कि आज आप इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो आज का ही दिन था। ये 1999 की बात है। तो धर्मशाला में इंद्रेश जी की अध्यक्षता में कुछ मित्र इकट्ठे हुए, उसमें हिमाचल स्कूल एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर चमन लाल जी थे, आजकल जो आपकी लोकसभा के, आपके संसद के डिप्टी स्पीकर हैं,
आचार्य जशी फंचोक भी थे, ऐसे 10-15-20 लोग थे, सुनील मनोचा थे और कई लोग थे। तो भारत तिब्बत सहयोग मंच के नाम से एक संगठन बना, मुझे उसकी जिम्मेवारी सह संयोजक के नाते दी गई। तो उसी वक्त से फिर परम पावन दलाई लामा जी से भी मुलाकातें हुई और एक सक्रिय, जिसको एक्टिविस्ट कहना चाहिए, तिब्बत के प्रश्न को लेकर एक एक्टिविस्ट की भूमिका में उसके बाद ही मैं उतरा। और जैसे कि डॉक्टर साहब आपने कहा, तो प्रोफेसर साहब आपको तिब्बत टीवी और हमारे श्रोताओं की ओर से भारत तिब्बत सहयोग मंच की 21वां स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही आप इसके संस्थापक सदस्य और वर्तमान में संरक्षक भी है। तो भारत तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना की पृष्ठभूमि और इसकी गतिविधि के बारे में आप ही बताएं तो बड़ी कृपा होंगी जी। देखिए, उस वक्त हमारे मन में था कि इस प्रश्न को एक बार पुनः सामान्य जनता में भी लेकर जाना चाहिए और नीति निर्धारकों के पास भी लेकर जाना चाहिए। उस दृष्टि से शुरुआती दौर में जैसे हर संगठन जब काम शुरू करता है तो उसकी गति धीमी होती है, और तिब्बत को लेकर कुछ और भी एनजीओ हिंदुस्तान में काम कर रहे थे। ऐसा नहीं कि ये पहला एनजीओ था, तिब्बत को लेकर और भी एनजीओ काम कर रहे थे। लेकिन हमें क्या लगता था, यथार्थ स्थिति यही थी कि बहुत से उठापटक के बाद गति थोड़ी धीमी हो गई थी। तो हमने भारत तिब्बत सहयोग मंच के माध्यम से इस पूरे इशू को दोबारा फोकस में लाया जाए। ऐसा नहीं कि भारत सरकार ने तिब्बत का प्रश्न छोड़ दिया था, जब तिब्बत हिंदुस्तान की नीति के उसमें नहीं था, लेकिन इसको फोकस में लाया जाए। और जैसे जैसे चीन की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और चीन हिंदुस्तान को फिर फोकस कर रहा है, तो पूरे परिप्रेक्ष्य में फिर तिब्बत का प्रश्न भी फोकस में आना चाहिए आकर। और क्योंकि देखिए, एक बात और ध्यान में रखिए, हिंदुस्तान का तिब्बत के साथ जो रिश्ता है बहुत पुराना रिश्ता है, और इसको आप सांस्कृतिक रिश्ता है, आर्थिक रिश्ता है, पॉलिटिकल रिश्ता है, इस प्रकार से ना देखकर ये भाई भाई का रिश्ता है एक प्रकार से। तिब्बत की हिस्ट्री आप लोग बेहतर जानते हैं। तिब्बत की हिस्ट्री में तो ऐसा माना ही जाता है कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई से जब ये लड़ाई महाभारत की खत्म हुई तो एक राजा रूपति, जिसको ग्रीवासन भी कहा गया बाद में, ढिंचपो, जिसका नाम तिब्बती हिस्ट्री में ढिंचपो के नाम से जो प्रसिद्ध है, वो महाभारत के युद्ध के बाद तिब्बत में गए और वहाँ उन लोगों ने पूछा कि कहाँ से आए हो, तो उन्होंने संकेत किया भारत से। तो भारत और तिब्बत का रिश्ता सहोदर का है, भाई का है। और दूसरा, तिब्बत का इशू देखिए बाकी देशों के लिए पॉलिटिकल हो सकता है, उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हिंदुस्तान के लिए तिब्बत का इशू उनकी रणनीति का हिस्सा नहीं है। हिंदुस्तान के लिए तिब्बत का जो रिश्ता है वो लाइफ लाइन है एक प्रकार से, क्योंकि तिब्बत सुरक्षित है तो भारत सुरक्षित है, तिब्बत सुरक्षित है तो हिमालय सुरक्षित है। भाई, चीन और हिंदुस्तान के बीच में तिब्बती तो था। जो बहुत से मित्र कहते रहे, साहब तिब्बत के साथ, चीन के साथ हमारे इतने हजारों सालों से शांति के रिश्ते हैं। उस रिश्ते का कारण ऐसा नहीं था कि चीन की नीयत अच्छी थी, कारण एक ही था कि बीच में तिब्बत पड़ता था, चीन आपके दरवाजे तक आ ही नहीं सकता था। तो इसलिए जैसे ही तिब्बत डिसअपीयर हुआ तो चीन आपके सिर पर आ गया। तो चीन आपके सिर से हटे तो उसका एक ही तरीका है, तिब्बत रीइमर्ज हो। तो इसलिए हमें लगता था कि तिब्बत के इशू को इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। तो भारत तिब्बत सहयोग मंच ने अब लगभग हिंदुस्तान के हर हिस्से में भारत तिब्बत सहयोग मंच की शाखाएं हैं। हमने सेमिनार किए, कार्यक्रम किए, यूनिवर्सिटियों में टॉक्स रखी और जन प्रदर्शन भी किए, कुछ जिसको पब्लिक एट लार्ज पार्टिसिपेट करे। और मेरे ध्यान में धर्मशाला में ही भारत तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना के कुछ अरसा बाद ही धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उसमें परम पावन दलाई लामा जी थे और धूमल जी मुख्यमंत्री थे, वो थे, शांता जी उसमें थे। शांता जी ने भी तिब्बत के इशू को शुरू से उठाया है, और विष्णुकांत शास्त्री जी राज्यपाल थे, वो थे। हिमाचल के अनेकों मंत्री थे उसमें, और देश भर के और पॉलिटिकल लोग आए हुए थे। बहुत बड़ा कार्यक्रम था। तो इस प्रकार भारत तिब्बत सहयोग मंच ने पूरे देश भर में, और इसका बहुत सा क्रेडिट इंद्रेश जी को जाता है कि उन्होंने इसको बड़े शिद्दत से उठाया। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो उन दिनों सरसंघ चालक थे सुदर्शन जी, माननीय सुदर्शन जी, उन्होंने भी इसमें बहुत रुचि ली। और यदि आपके ध्यान में हो तो हमने भारत तिब्बत सहयोग मंच का एक बहुत राष्ट्रीय अधिवेशन जहाँ धर्मशाला में किया था, उसमें प्रोफेसर सामदंग रिम्पोछे आए थे, माननीय सुदर्शन जी आए थे और परम पावन दलाई लामा जी ने हिस्सा लिया था। तो
इस दृष्टि से मतलब हमने तिब्बत सहयोग मंच के माध्यम से, भारत तिब्बत सहयोग मंच के माध्यम से देश भर में गतिविधियां की, और आज मुझे लगता है, मैं जो असेस कर पाता हूँ कि तिब्बत का इशू जो है वो भारत के जनमानस में पुनः फोकस में आ गया। केवल जनमानस में नहीं, भारत के नीति निर्धारकों के मन में भी फोकस में आ गया है। मैं तो कई बार, मैंने कुछ जगह बात भी की है कि हमारे विश्वविद्यालयों में जो तिब्बतन स्टडीज डिपार्टमेंट हैं उनमें सांस्कृतिक पाठ्यक्रम तो होना ही चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें तिब्बत की पॉलिटिकल हिस्ट्री और तिब्बत की जो अब की सिचुएशन है, तिब्बत के लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके क्या क्या डायमेंशन हैं और उसमें किस प्रकार की लड़ाई है, उसके क्या तरीके हैं, और चीन और तिब्बत में जो संघर्ष हो रहा है उसको कैसे तिब्बत फेस कर रहा है, विद इन तिब्बत भी और तिब्बत के बाहर भी, इन सभी चीज़ों पर विचार होना चाहिए। और कुछ मुझे लगता है यूनिवर्सिटी में हो भी रहा है। हमारी अपनी यूनिवर्सिटी नहीं, आपने अभी बताया कि मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय में हूँ, ये तिब्बत सरकार का जो लाइब्रेरी ऑफ LTW है, लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एंड आर्ट्स, उसके साथ हमने एक MOU साइन किया है ताकि हम मिलकर काम करें और सेंट्रल एशिया पर तिब्बत पर रिसर्च का काम हो। उस दृष्टि से हमारे अपने विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर तिब्बतन स्टडीज़ शुरू हुआ है, तो उसमें कुछ काम शुरू हुआ है। तो मैं समझता हूँ जो भारत तिब्बत सहयोग मंच ने जो थोड़ी सक्रियता दिखाई है उसके कारण काफ़ी इस दिशा में तरक्की हुई है। तो जैसे कि डॉक्टर साहब आपने, प्रोफेसर साहब आपने कहा कि भारत तिब्बत सहयोग मंच का ये कहना है कि तिब्बत की आज़ादी जो है भारत की सुरक्षा के हित में है। तो अगर तिब्बत समस्या के समाधान से अगर होता है तो उससे भारत को क्या लाभ हो सकता है? क्या इसका असर भारत चीन संबंधों पर भी देखिए, पड़ेगा? दो बातें हैं, बहुत से ये प्रश्न बार बार उठता रहता है, तिब्बत के भीतर से भी उठता है, तिब्बत के बाहर से भी उठता है, हिंदुस्तान में भी लोग उठाते हैं, खास करके साम्यवादी खेमे के जो लोग हैं, और उन्होंने इस प्रश्न को बार बार उठाया है कि तिब्बत के प्रश्न को लेकर साहब हिंदुस्तान को क्या मिलेगा। मैं समझता हूँ इसको एक और एंगल से देखिए। जिन दिनों पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो ये तिब्बत का इशू तभी शुरू हुआ था, 49 में चीन पर माओ का कब्जा हुआ था। या समझिए वहाँ जो सिविल वॉर थी उसमें वहाँ की सरकार हार गई थी और माओ के नेतृत्व में जो सिविल वॉर चली हुई थी उसमें माओ जीत गए थे, माओ का वहाँ कब्जा हो गया था। पूरे चीन पर तो नहीं हुआ, चीन का थोड़ा सा हिस्सा ताइवान जो है उस पर वो कब्जा नहीं कर सके, चांग काई शेक की गवर्नमेंट वहाँ बन गई थी। तो चीन ने तिब्बत में, चीन 49 में, हिंदुस्तान 47 में आज़ाद हुआ था। हिंदुस्तान से 47 में 2 साल बाद चीन भी चांग काई शेक से मुक्त हो गया। चांग काई शेक भी उनके अपने ही थे, तो हम कह सकते वहाँ सत्ता बदल गई और साम्यवादियों के हाथ में सत्ता आ गई। अब देखिए, चीन ने उसी वक्त तिब्बत पर आंख गड़ाना शुरू कर दिया था। शायद आपके ध्यान में होगा जब जे माओ के लॉन्ग मार्च पर चले हुए थे अपने जत्थे को लेकर और देश भर में चांग काई शेक की सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे थे, तो उनकी भी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। कहीं उनका पलड़ा भारी रहता था, कहीं चांग काई शेक गवर्नमेंट का पलड़ा भारी रहता, तो वो भी अपने लोगों के साथ भीड़ों में इधर उधर कहीं भागते थे, कहीं छिपते थे, कहीं अटैक करते थे। तो उसी लॉन्ग मार्च के दौरान वो तिब्बत में भी आए थे, तिब्बत से होकर उनको आगे निकलना था। तो तिब्बत के लोगों ने काफ़ी उनकी सहायता की क्योंकि फटे हाल थे, स्थिति खराब थी। तो तब माओ ने एक बात कही थी कि इस पूरे लॉन्ग मार्च में, इस पूरे सिविल वॉर में किसी और देश का हम पर कर्जा नहीं है, क्योंकि किसी और देश का तो उससे ताल्लुक ही कोई नहीं था, वो चीन के भीतर ही सब कर रहे थे। लेकिन एक देश ऐसा है जिसका हम पर कर्जा है, वो तिब्बत है, क्योंकि हम तिब्बत में से होकर गुजरे हैं। तो तिब्बत के लोगों ने हमें भोजन दिया, पानी दिया और हमारी सहायता की। तो वी हैव टू रीपे दिस लोन, ये जो कर्जा है हम इसको चुकाना है, इस ऋण को हमें चुकाना है। तो भाई सब लोगों को लगा कि यदि चीन, ये चांग काई शेक की गवर्नमेंट चली गई और माओ कामयाब हो गए तो शायद ये तिब्बत की डेवलपमेंट में सहायता करेंगे। लेकिन जब माओ कामयाब हुए तो कामयाब होने के कुछ अरसे बाद ही उनका जो सबसे पहला संदेश आया तिब्बत को लेकर, वो ये था कि तिब्बत को साम्राज्यवादियों से मुक्त करवाना है और तिब्बत मातृभूमि का अंग है और बड़े लंबे अरसे से मातृभूमि से टूटा हुआ है। तो तब सब लोग हैरान हुए थे कि ये क्या बात कर रहे हैं, तिब्बत तो कभी किसी का अधीन रहा ही नहीं, तो ये किस मातृभूमि की बात कर रहे हैं। तो तिब्बती तो अपने आप को कभी चीनी नहीं कहते, तिब्बती अलग है और चीनी अलग हैं।
उस वक्त हिंदुस्तान में भी जब ये संदेश आया तो हिंदुस्तान में भी चिंता शुरू हुई। देखिए, सबको लगता था कि तिब्बत हिंदुस्तान और चीन के बीच में है तो हिंदुस्तान भी सुरक्षित है, जैसे मैंने शुरू में कहा। अब जी माओ ने नई बांसुरी बजा दी है कि तिब्बत को आज़ाद करवाना है। उस वक्त हिंदुस्तान में भी चिंता हुई, और जो हिंदुस्तान में दानिशमंद लोग थे जो सक्षम थे टू रीड बिटवीन दी लाइन्स, तो सरदार पटेल उन दिनों जिंदा थे। उन दिनों उन्होंने पंडित जी को एक चिट्ठी भी लिखी थी नेहरू को कि भाई इनकी हरकतों से मुझे लग रहा है कि कहीं तिब्बत पर हमला न कर दें, कि जिस प्रकार की जो माओ कथा कहानियाँ सुना रहा है और जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, मुझे शक है कि तिब्बत पर हमला कर देंगे, और यदि तिब्बत पर हमला हुआ तो हमारी स्थिति भी खराब हो जाएगी, तो हमारा एक कॉन्स्टेंट परमानेंट शत्रु हमारे सिर पर आ जाएगा। उस वक्त हिंदुस्तान में देखिए, पटेल तो चलिए बहुत देर जिंदा नहीं रहे, वो तो बेचारे स्वर्गवास उनका हो गया। जो मुझे लगता है नेहरू की रणनीति यही रही कि ये तो उनको पता ही होगा। देखिए, नेहरू बाद नॉन हिस्टोरियन, बहुत मोटी मोटी किताबें लिखी उन्होंने, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो थॉरो विद्वान थे। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि उनको चीनियों के स्वभाव का पता नहीं था, वो जानते होंगे चीनियों के स्वभाव को। लेकिन मुझे लगता है कि जो उनके आसपास के लोग थे, इंक्लूडिंग पंडित नेहरू, आसपास के, वो खुद भी, कृष्णा मेनन थे, के.एम. पणक्कर थे, जो हमारे उन दिनों हिंदुस्तान के राजदूत थे बीजिंग में, बीजिंग में थे, चीन में थे, और वो चियांग काई शेक के वक्त भी वही राजदूत थे, और जब सरकार बदल गई तब भी वही वो सब लोग, पंडित नेहरू, मेनन और के.एम. पणक्कर, इनको शायद ये लगा कि चीन को यदि तिब्बत की बलि दे दी जाए तो चीन प्रसन्न हो जाएगा और हम पर हमला नहीं करेगा। क्योंकि चीन बलि चाहता है, तो हम अपना बचाव करने के लिए एक बलि दे दें, तो तिब्बत की बलि दे दें तो अच्छी बात है, कम से कम हमारा रक्षा हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये हिस्ट्री को पढ़ने की, इस त्रिमूर्ति की बहुत गलत तरीका था। दैत्य बलि लेने के बाद और बलि की डिमांड करता है। ये बात सरदार पटेल समझ गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि भाई इससे बचो और अभी से इस दैत्य को परे रखो। लेकिन दूसरा ग्रुप जो था, जिसमें जे पणक्कर, नेहरू और जे आपके कृष्णा मेनन थे, और भी दसियों जो वामपंथी भी उन दिनों कांग्रेस में घुसे हुए थे, वो सब इसी दृष्टि की दैत्य को बलि दी जाए। अब वो तो शायद चीन को दैत्य भी नहीं मानते होंगे, दैत्य की बलि दी जाए तिब्बत की तो हम शांत हो जाएंगे। लेकिन भाई वो स्ट्रेटजी कामयाब नहीं हुई। 62 में उसने हमारे क्षेत्रों पर अधिकार जताना शुरू कर दिए। साहब, लद्दाख भी हमारा है, जे उत्तराखंड का कुछ पोर्शन भी हमारा है, जे अरुणाचल भी हमारा है, ऐसी 50 बातें कहनी शुरू कर दी। इसलिए आप चीन, तो कुछ लोग अभी भी ये कहते हैं कि साहब ये तिब्बत का इशू भारत सरकार छोड़ दे तो चीन प्रसन्न हो जाएगा। ये वो लोग बात करते हैं जो जा, तो मैं समझता हूँ चीन समर्थक कहे जा सकते हैं, फिर मूर्ख शब्द शायद बहुत ज़रा सख्त हो जाएगा, या इग्नोरेंट हो सकते हैं। मूर्ख का कहना ठीक नहीं रहेगा, इग्नोरेंट कहना ठीक रहेगा। जब वो इग्नोरेंट है तो चीन को आपने एक बार बलि दी, चीन शांत नहीं हुआ, अब आप चीन को क्या बलि दे। कुछ लोग कहते हैं चीन के साथ सीमा को लेकर समझौता कर ली जाए, ये थोड़ा लद्दाख का पोर्शन उसको दे दिया जाए, अरुणाचल पर वो दावा छोड़ देगा। ये कथा कहानियाँ जो लोग कह रहे हैं वो तिब्बत को, चीन को खुश करने की कथा कहानियाँ हैं। लेकिन हिस्ट्री गवाह है, और चीन इस प्रकार से खुश नहीं होता। आपको यदि दैत्य आपके दरवाजे पर आ गया है तो यू हैव टू फेस, आपको फेस करना पड़ेगा उसको, बार बार आप बलिदान नहीं दे सकते। इसलिए मैं जो आपने कहा ना कि चीन के संबंधों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, चीन के संबंध तभी हमसे बेहतर होंगे यदि तिब्बत आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों को क्लियर हो जाएगा। चीन को भी स्पष्ट हो जाएगा कि तिब्बत स्वतंत्र है, अब हिंदुस्तान के साथ हम अच्छे संबंध बना सकते हैं, झगड़ा खत्म हो गया है। तो इसलिए तिब्बत को बाईपास करके आप चीन तक नहीं पहुंच सकते। आपको चीन तक जाने के लिए तिब्बत को क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो तिब्बत सेफ है तो आप सेफली चीन तक पहुंच जाओगे, तिब्बत सेफ नहीं है तो आप चीन तक सेफली पहुंच नहीं सकते। आपके मन में यदि चीन से संबंध सुधारने की इच्छा है तो आपको तिब्बत को बीच में लाना ही पड़ेगा। तो और तिब्बत को लाने का मतलब ये नहीं कि तिब्बत की बलि देनी पड़ेगी, दोबारा बलि देनी पड़ेगी, तिब्बत को दोबारा जिंदा करना पड़ेगा। ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघ चालक थे ना, अपने परम पूजनीय गुरु जी, जिनको माधव सदाशिव गोलवलकर नाम था, परम पूजनीय गुरु जी के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने एक बार ये बात बड़ी गहराई से कही थी। जब 62 में हमला हुआ हिंदुस्तान पर तो बहुत से अखबारों ने लिखा कि चीन ने विश्वासघात किया हमारे साथ, चीन ने ऐसा किया वैसा किया। तो गुरु जी ने एक बड़ी पुख्ता बात कही थी, उन्होंने कहा जी लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। विश्वासघात तो तब होता है यदि मुझे आप पर विश्वास हो। भाई मैं आप पर विश्वास करता हूँ
आप मुझे धोखा देते हो, फिर तो मैं कहूँगा कि आपने मेरे साथ विश्वासघात किया। यदि मुझे आप पर विश्वास ही नहीं है तो फिर आप धोखा देते हो, फिर तो विश्वासघात क्या है, मुझे तो आप पर पहले ही विश्वास नहीं था। तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान के लोगों को चीन पर कभी विश्वास था ही नहीं, इसलिए चीन ने विश्वासघात नहीं किया। विश्वासघात तो हिंदुस्तान ने तिब्बत के साथ किया, हिंदुस्तान की सरकार ने, क्योंकि तिब्बत के लोगों को हिंदुस्तान की सरकार पर बहुत विश्वास था कि संकट में हमारी मदद करेगी, और हिंदुस्तान की उस समय की सरकार ने तिब्बत की मदद नहीं की। तो इसलिए गुरुजी ने कहा कि विश्वासघात तो हिंदुस्तान की सरकार ने तिब्बत के साथ किया है, और उस विश्वासघात का प्रायश्चित एक ही है कि तिब्बत को दोबारा जिंदा किया जाए, तिब्बत को दोबारा आज़ादी दिलवाई जाए। ये हिंदुस्तान की प्रायोरिटी में होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ हमारी, देखिए, विदेश नीति में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हमारी यही होनी चाहिए कि तिब्बत को दोबारा आज़ादी दिलवाए बिना या तिब्बत को दोबारा रिवाइव किए बिना, देखिए शब्द टर्मिनोलॉजी आज़ादी हो सकती है, कुछ और 50 शब्द हो सकते हैं, लेकिन मोटे अर्थ इसका ये है कि तिब्बत को दोबारा रिवाइव करना होगा उसकी तिब्बतनेस में। रिवाइव करने का अर्थ ये नहीं कि भाई रिवाइव करने का मतलब तो अब यूनान, मिस्र साहब, रोम मिट गए, जिंदा तो हैं ही। तिब्बत ऐसा थोड़ा कि मर जाएगा, तिब्बत जिंदा तो रहेगा ही, जमीन थोड़ा कहीं भाग जाएगी। तिब्बत को रिवाइव करना पड़ेगा उसकी तिब्बतनेस में। तो तिब्बतनेस में तिब्बत को रिवाइव करने का उत्तरदायित्व हिंदुस्तान की विदेश नीति का एक सेंट्रल मुद्दा होना चाहिए। और मुझे लगता है यदि उसमें हम कामयाब होते हैं तो चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे हो सकते हैं, और यदि हम उसमें कामयाब नहीं होते तो चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हो सकते। लेकिन एक बात जरूर इसमें देखिए कहा ही जा सकती है कि जब आप किसी दूसरे देशों से संबंध की बात करते हो तो उसके डायमेंशन अनेक होते हैं। चीन के साथ हमारा शिक्षा को लेकर आदान प्रदान हो सकता है, ट्रेड को लेकर आदान प्रदान हो सकता है, उसका इस से कोई ताल्लुक नहीं है। आप और 10 क्षेत्रों में चीन के साथ अच्छा कर सकते हो, डायलॉग कर सकते हो, आपस में सहयोग कर सकते हो। लेकिन ये प्रश्न जो तिब्बत को रिवाइव करने का प्रश्न है, ये कहीं साइड ट्रैक में नहीं जाना चाहिए। तो और मुझे लगता है भारत तिब्बत साझा मंच इसके लिए प्रयास कर रहा है। और जैसे मैंने शुरू में कहा था भाई, बाकी देशों के लिए तिब्बत का प्रश्न उनकी राजनीति या रणनीति हो सकती है, हिंदुस्तान के लिए तिब्बत का प्रश्न ना उसकी राजनीति है ना रणनीति है। हिंदुस्तान के लिए तिब्बत का प्रश्न उसकी लाइफ लाइन है जिसको दोबारा जिंदा करना पड़ेगा। और जैसे कि प्रोफेसर अग्निहोत्री जी, आपने कहा कि तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद से भारत में सन 1965 में आक्रमण हुआ था। इस दृष्टि में पिछले कई बार की तरह इसी महीने, अभी कुछ दिनों पहले भी चीन सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों को अपना चीन का क्षेत्र बताया है। तो ऐसे स्थिति पर चीन की जो भारत विरोध विस्तारवादी नीति है, तो इसके संबंध में क्या कार्रवाई की जानी चाहिए सर? देखिए, दो बातें हैं। चीन, देखिए, विस्तारवादी नीति का प्रश्न नहीं है, चीन स्वभाव से विस्तारवादी है। आपके ध्यान में है भाई, ये जो सेंट्रल एशिया के देश है, तिब्बत भी उसी में है, तिब्बत भी सेंट्रल एशिया में मोटे तौर पर। आज हिस्ट्री में मोटे तौर पर सेंट्रल एशिया की जब चर्चा होती है तो जो उन 5 देशों का नाम लिया जाता है, जो किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो रूस से आज़ाद हुए हैं, लेकिन मोटे तौर पर वो 5 देश और मंगोलिया, मंचूरिया, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान, तिब्बत, अफगानिस्तान, ये सब सेंट्रल एशिया आता है। सेंट्रल एशिया बहुत बड़ा भूभाग है, उसमें अनेकों देश हैं। सेंट्रल एशिया 3 देशों से घिरा हुआ है, एक चीन, एक रूस, एक इंडिया। तो आप देखिए, सेंट्रल एशिया के मोटे हिस्से पर तो रूस ने कब्जा कर लिया था, जो उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, फलानिस्तान सब रूस के अंडर थे। और यदि आप हिस्ट्री में थोड़ा और गहरे जाएंगे तो ये सब देश जो थे, ये भी कभी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि के गीत गाते थे। जहाँ भी चीवरदारी भिक्षु घूमते थे, जहाँ भी बिहार थे, लेकिन वो परिस्थितियाँ पलटी और अब वहाँ कोई ना भिक्षु है, ना चीवर है, ना बिहार है। लेकिन चलिए, और बाकी जो सेंट्रल एशिया के देश बचे, मंचूरिया पर चीन ने कब्जा कर लिया, आधे मंगोलिया पर चीन ने कब्जा कर लिया, आधा भी इसलिए बच गया कि वो थोड़ा रूस की शरण में चला गया, और तब तक चीन और रूस का आपस में थोड़ा प्यार बढ़ गया था, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया था, इसलिए वो बच गया। ईस्ट तुर्कमेनिस्तान पर चीन ने कब्जा कर लिया, तो केवल तिब्बत बचा हुआ था, तो लास्ट तिब्बत पर भी चीन ने कब्जा कर लिया। अब भाई, जब सारा सेंट्रल एशिया, ये ठीक है, अब हिस्ट्री ने फिर करवट बदली है, तो सेंट्रल एशिया का बहुत सा हिस्सा रूस से आज़ाद हो गया है, और मंगोलिया भी लगभग, जो रूस के छाया में पहले पल रहा था, वो रूस की छाया से, आधा मंगोलिया रूस की छाया से मुक्त हो चुका है। ईस्ट मंचूरिया को उन्होंने ज़रूर, चीनियों ने लगभग वहाँ इतने चीनी बसा दिए हैं
कि मंचूरियन लैंग्वेज भी थोड़ी गड़बड़ा गई है और उनकी अल्पसंख्यक हो गए अपने देश में ही वो, लेकिन फिर भी मंचूरिया में भी अभी कहीं कहीं विद्रोह की चिंगारियाँ फूटती रहती हैं। उइगर तो हल्ला मचाते ही रहते हैं। तो तिब्बत का देखिए, जो आपने कहा जो तिब्बत की सीमा क्योंकि हिंदुस्तान के साथ लगती है, तो चीन तो विस्तारवादी है ही शुरू से, तो नेचुरली चीन जो अरुणाचल है, लद्दाख है, इन सभी पर अपना दावा ठोक रहा है। चीन का एक स्वभाव है, चीन यदि सक्रिय नहीं भी होगा, कागजों में शब्दों में वो दावा ठोकता रहेगा। और उसका उत्तर भारत सरकार दो प्रकार के दे सकती है, या तो शब्द का उत्तर शब्द में दे, या शब्द का उत्तर क्रिया से दे। अब चीन जब कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री तवांग में नहीं आने चाहिए क्योंकि ये हमारा हिस्सा है, तो इसका उत्तर दो प्रकार से दिया जा सकता है कि हम आएंगे, और एक तो ये है कि वो कहता है नहीं आ सकते, हम कहते हैं हम आएंगे। दूसरा है कि कहने की जरूरत नहीं, वहाँ प्रधानमंत्री चले जाएं। तो हिंदुस्तान का जवाब देने का तरीका शायद दूसरा है, तो वो भी दावा ठोकता है, तो हिंदुस्तान भी बता देता है कि भाई जब लद्दाख की बात है, ये सारा जिस पर वो दावा ठोक रहा है, तो सारा जो क्षेत्र है उस पर भारत सरकार की। लेकिन अभी ये नीति देखिए, मुझे यदि ठीक मैं आकलन कर पा रहा हूँ, ये परिवर्तन पिछले 10-15 सालों से 10 सालों से हुआ है कि भारत सरकार की नीति। नहीं तो चीन को लेकर एक भय वाली नीति बनी रहती थी कि चीन कुछ बोलता है तो चीन को क्यों छेड़ा जाए, ताकतवर देश है, उसके साथ थोड़ा डायलॉग करना चाहिए, उसको नाराज़ नहीं करना चाहिए, उसका उत्तर चुप रह कर देना चाहिए। इस प्रकार की नीति बनी रहती थी। पंचशील की संधि है, उसको दोबारा मनाना शुरू कर दिया जाए। ये आपके नटवर सिंह थे जो विदेश मंत्री थे, उन्होंने तो अपनी किताब में लिखा ही है कि मेरे जीवन की मात्र एकमात्र उपलब्धि रही विदेश नीति में कि मैं राजीव गांधी को चीन लेकर गया और पंचशील और ये सब कथा कहानियाँ दोबारा सुनाई। और साथ उन्होंने ये भी लिखा कि राजीव गांधी की बड़ी खूबी थी कि उनको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कुछ नहीं पता था। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि नटवर सिंह ने उसको धोखा देकर चीन ले गया, उसको तो नहीं पता था बेचारे को। और अब फिर नटवर सिंह के काल में पंचशील के जयंतियाँ मनानी शुरू हो गई थी। तो ये जो अब नया परिवर्तन हुआ है कि चीन के बातों का उत्तर जो है वो एक्शन से दिया जाए। अब अरुणाचल प्रदेश में परम्परा में दलाई लामा गए थे, तब भी चीन ने ऐतराज़ किया था। तो परम्परा में दलाई लामा गए वहाँ, और हम तो भारत तिब्बत सहयोग मंच की ओर से हर साल यात्रा लेकर तवांग के आगे बुमला जो लास्ट पोस्ट है, बुमला से आगे तो तिब्बत शुरू हो जाता है, और इधर हिंदुस्तान है, उधर तिब्बत है, तो बीच में इधर भारतीय सेना है, उधर चीन की सेना भी खड़ी रहती है। तो हम तो वहाँ तक गए, वहाँ जाकर भारत माता की पूजा की। हर साल जाते हैं, मतलब एक बार नहीं गए, हर साल जाते हैं, और संख्या बढ़ती जा रही है। जब मैंने इंद्रेश जी ने जो शुरू किया था और मुझे जिम्मेवारी दी थी, तब शायद 70-80 लोग थे। अभी जो भारत तिब्बत सहयोग मंच के महामंत्री पंकज गोयल जी हैं, वो मुझे बता रहे थे कि पिछली बार लगभग 500 लोग गए। तो 500 लोगों को तो संभालना भी तवांग में पॉसिबल नहीं है, तो वो सब बुमला तक जाते हैं। तो ये जो सक्रियता पकड़ी है, ये मैं समझता हूँ जो चीन कह रहा है उसका उत्तर हम एक्शन में दे रहे हैं, जितना मतलब जितना देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता भाई, देखो वी आर नॉट एडवोकेटिंग कि आपस में वॉर होनी चाहिए, लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ती। एक बात और ध्यान में रखो, तगड़े लोगों में लड़ाई की जरूरत नहीं होती, बिना लड़ाई की समस्याओं का समाधान हो जाता है। रूस और अमेरिका आपस में कभी नहीं लड़े, एक सिंगल गोली नहीं चलाई। तो चीन और हिंदुस्तान को लड़ने की जरूरत नहीं है, केवल हिंदुस्तान को अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। आपने कभी देखा दो ताकतवर पड़ोसी होंगे, कभी नहीं लड़ते, एक कमजोर हो दूसरा ताकतवर, फिर गड़बड़ होती है। तो इसलिए भाई हिंदुस्तान को ताकत बढ़ाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तो भारत सरकार का जो ध्यान है इस ओर भी गया है कि केवल पाकिस्तान को कंसंट्रेट तो करना ही चाहिए, पाकिस्तान अटैक करता रहता है, लेकिन उससे भी बड़ा जो शत्रु है वो चीन है। इसलिए, और चीन मित्र तभी बन सकता है यदि हिंदुस्तान ताकतवर हो जाए। देखिए, यदि हिंदुस्तान कमजोर है, चीन ताकतवर है, तो आपने शुरू में पूछा था कि दोनों के आपस में संबंधों में तिब्बत की क्या स्थिति रहेगी। एक कमजोर हो दूसरा ताकतवर हो तो मित्र नहीं होते, समझौते होते हैं, और दोनों ताकतवर तो मित्रता होती है। दोनों मित्र बनेंगे तो तिब्बत को आज़ाद करवा सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारत तिब्बत सहयोग मंच ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई है, और जो चीन जो शब्दों से क्लेम करता रहता है उसका उत्तर भी भारत सरकार अपने ढंग से देती है। एक में इसमें और प्रश्न है कोई आपका? हाँ जी, थोड़ा है, बताओ। अगला ये है प्रोफेसर जी,
इस समय कोरोना महामारी से पूरे दुनिया में चीन के वुहान शहर से फैली है, लेकिन चीन सरकार इसे इनकार कर रही है। इसी प्रकार चीन सरकार तिब्बत के मामले में भी विश्व समुदाय को गुमराह कर रही है। ऐसे में चीन सरकार के प्रति आपका क्या विचार है जी? देखिए, चीन के बारे में एक आम विशेषज्ञ कहते हैं जो चीन को जानते हैं कि जब चीन का आदमी कोई कहे हाँ तो उसका मतलब मानना चाहिए ना, जब कहे ना तो उसका मतलब मानना चाहिए हाँ। चीन जो कहता है उसके शब्दों पर कोई विश्वास नहीं करता। जो चीन दूसरों को बताता है, चीन ने तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कि तिब्बत ऑटोनॉमस पार्ट है चीन का, तो ऑटोनॉमी के नाम पर तो वहाँ कुछ नहीं है। तो तिब्बत जो चीन जो लिखता है, जब बोलता है, करता उसके उल्टा है। इसलिए ये कोरोना विषाणु जो आया है जिसका आजकल बड़ी चर्चा है, तो इसको लेकर दो थ्योरीज तो काम कर ही रही है कि वुहान की लैब में इसको विकसित किया है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन पिछले लंबे अरसे से जैविक युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। तो अमेरिका को के और कुछ लोग भी कर रहे होंगे, लेकिन चीन कर रहे हैं इसके बारे में तो डाउट कोई है ही नहीं। और वो अपने वुहान की लैब में इस प्रकार के विषाणु, इस प्रकार के वायरस विकसित कर रहा था, और उसमें से कोई गड़बड़ हो गई, या गड़बड़ हो गई या जानबूझकर भी हो सकता है। बहुत से लोग पूछते जानबूझकर भाई साहब कैसे होता है, चीन के तो अपने लोग इतने मरे। देखिए, चीन में लोग जब मरते हैं तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती। आपके ध्यान में होगा जब माओ जिंदा थे और अमेरिका के पास एटम बम था और उन दिनों चीन के पास नहीं था, तो किसी ने माओ से पूछा था कि भाई साहब आप अमेरिका को गाड़ियाँ देते रहते हो और अमेरिका के पास तो एटम बम है, वो चला देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो माओ ने क्या कहा था? उसने कहा करोड़ 2 करोड़ मर जाएंगे, हमारा क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे पास बहुत लोग मर रहे हैं, हमें इस बात की चिंता नहीं कि कितने लोग मरते हैं। अब जहाँ आदमी को लेकर ये हो कि करोड़ मर भी जाएं, तो चाइना ने वायरस पर काम किया और वायरस से उनके कितने लोग मर गए कितने नहीं मर गए, जो अल्लाह जाने, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन वहाँ जब आदमी की जान की कीमती है कि एक्सपेरिमेंट के लिए वो गवाए जा सकते, पड़ोसी की एक टांग टूटनी चाहिए, हमारी चाहे दोनों टूट जाएं। तो इसलिए ये चर्चा आती ना भाई कि वुहान में तो फैला, बाकी बीजिंग में नहीं फैला, दूसरे देशों में नहीं फैला। तो इसलिए ये शक की सुई बार बार चीन की ओर जाती है, और चीन का जो पहले का व्यवहार है वो उस शक की सुई को और सुदृढ़ करता है कि चीन ने ये किया होगा, क्योंकि चीन के लिए जानबूझकर किया होगा। चीन के लिए ये जो भगवान बुद्ध के उपदेश हैं, अहिंसा, करुणा और अक्रोध, इस प्रकार के जितने गुण हैं, चीन के लिए आज वो कोई वैल्यू नहीं रखते। क्योंकि चीन ने कहा हुआ है कि ये जो गुण हैं, ये धर्म के जो लक्षण हैं, ये अफीम है। तो इसलिए चीन इन बातों में विश्वास नहीं करता। चीन का मोटा तरीका है कि जो लक्ष्य है उसको पूरा करना चाहिए, साधन जिस प्रकार के मर्जी हों। और भगवान बुद्ध ने भी और महात्मा गांधी ने भी कहा था कि लक्ष्य तो जरूर ध्यान में रहना चाहिए, लेकिन साधन भी अच्छे होने चाहिए। तो तिब्बत को लेकर जो चीन ने किया है, उस पर चीन ने जो भी बातें कही हैं वो लगभग उसकी वो जो, जैसे आपने कोरोना के बारे में कहा, डिनाई करता है। अब वो बार बार छापते रहते किताबें, तिब्बत में बहुत विकास हो गया है, तिब्बत के लोग बड़े प्रसन्न हैं, तिब्बत में तो तूफान आ गया है, विकास तो इतना जरूर से ज़्यादा बढ़ गया है कि लोगों से संभाला ही नहीं जाता। इस प्रकार की कथा कहानी सुनाता रहता है। लेकिन आपके ध्यान में होगा, एक बार चीन ने कुछ परम पावन दलाई लामा के प्रतिनिधि अलाउड कर दिए थे तिब्बत में जाने के लिए। उसमें परम पावन दलाई लामा जी के रिश्तेदार भी थे, शायद इनकी सिस्टर थी सिस्टर थी। और चीन को लगता था कि जब ये आएंगे तो चीन के तिब्बत के लोग तो इनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, क्योंकि तिब्बत में तो इतना विकास हो गया कि कमाल ही हो गया है, विकास संभाले नहीं संभलता। तो रादर उन्होंने चीन सरकार ने तिब्बत में पोस्टर लगाए थे कि ये जो लोग आ रहे हैं हमारे अतिथि हैं, इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन जब वो पहुँचे तो इतनी भीड़ इकट्ठी हुई कि जो अपने परम पावन दलाई लामा जी के शायद ब्रदर भी थे इनके, जब एक रिश्तेदार थे, जब उसने हजामत करवाई तो जो बाल गिरे, उस एक एक बाल को उठाने के लिए वहाँ तिब्बत के लोग मतलब मारा छीना झपटी शुरू हो गई। तो तिब्बत में देखिए, चीन जो तिब्बत के बारे में कहता है, तिब्बत में उसके विपरीत स्थिति है। इसलिए तिब्बत को लेकर चीन के किसी दावे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और एक तो हास्यास्पद बात भी चीन ने शुरू में कही थी, अब तो शायद बंद कर दिया। जब तिब्बत पर उसने कब्जा किया तो एक उसने वाइट पेपर छापा था कि आर्गूमेंट दिए थे कि तिब्बत पर चीन का जो
सॉवरेंटी है वो किस प्रकार से वैलिड है। तो उसमें उन्होंने कई आर्गूमेंट दिए हैं। एक आर्गूमेंट उसमें ये था कि तिब्बत के राजा के साथ चीन की एक लड़की की शादी हुई थी, तो चीन की लड़की की शादी हुई तिब्बत के राजा के साथ, तो तिब्बत चीन का हिस्सा हो गया। ये मतलब उन्होंने उस वाइट पेपर में छापा था, जो वो चीन गवर्नमेंट का ऑथेंटिक आर्गूमेंट था। तब मैं पीछे जब भारत तिब्बत सहयोग मंच में हमने सक्रियता पकड़ी, तो मैंने किसी से कहा था कि भाई शुक्र है उन्होंने जो आर्गूमेंट इंडिया को नहीं भेज दिया, तो नहीं तो हम भी खतरे में पड़ जाते। तो इसलिए भाई ये जो तिब्बत को लेकर चीन का जितना प्रोपेगेंडा है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और तिब्बत में स्वतंत्र रूप से प्रेस को जाने की अनुमति होनी चाहिए, और यदि तिब्बत को खोल दिया जाए फिर सच्चाई भी सामने आएगी। एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि तिब्बत क्या आज़ाद हो सकता है, और बहुत से तिब्बत के मित्र भी पूछते हैं कि भारत सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। तो मैंने कहा भाई चीन ने भी हिंदुस्तान का काफ़ी हिस्सा कब्जे में किया हुआ है, तो फिलहाल तो हम वो भी छुड़ा नहीं पाए, और जब वो छुड़ाएंगे आप भी छूट जाओगे। तो इसलिए तिब्बत के लोग जब तक तिब्बती राष्ट्रीयता को संभाले रहेंगे तब तक तिब्बत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि देखिए तिब्बत के दो फॉर्म हैं। एक तो तिब्बत की ज़मीन है, ज़मीन तो करोड़ों सालों से पड़ी है, करोड़ों सालों तक रहेगी। एक तिब्बतीपन है जो तिब्बतियों के हृदय के भीतर बसता है। चीन की सरकार उस तिब्बतीपन को तिब्बतियों के हृदय से निकालना चाहती है। जिस दिन वो निकल गया उस दिन तिब्बत भी खत्म हो गया, लोग तो वही रहेंगे। जब तक वो अंदर है तब तक तिब्बत जिंदा है। सबसे बड़ा तिब्बतियों का प्लस पॉइंट है कि इतने सालों बाद भी उन्होंने उस तिब्बतीपन को अपने हृदय के भीतर से निकलने नहीं दिया। ये तिब्बत की सबसे बड़ी विजय है। मैं समझता हूँ जब तक ये रहेगा तब तक तिब्बत को कोई अपने अंडर नहीं रख सकता। वैसे तो कार्ल मार्क्स ने भी कहा कि हर थीसिस का एंटी थीसिस होता है। तो यदि रशिया टूट गया और सेंट्रल एशिया के 5 देश आज़ाद हो गए तो कल हिस्ट्री में क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तिब्बत भी स्वतंत्र हो सकता है। तो भारत की शुभकामनाएं इस अभियान में साथ हैं, और हम मिलकर ये काम करेंगे और भी अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो तिब्बत पर आज यहाँ चर्चा किया है वो हमारे दर्शकों को ज़रूर उससे ज्ञान मिलेंगे। तो इसी के साथ हमारा संवाद कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अगली बार हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर साहब।